क्या हुआ? अरे घूमने दो तो छिपकली को क्या। तो एग्जाम होगा उसका भी। बस मेरी तरफ मत आने देना इधर। क्या पकड़ लिया गया किसी ने? वेरी गुड। हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? अच्छा, वर्ड के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो एरिया है उसके ऊपर डिस्कस करना था। अच्छा, तो लास्ट में अपन चल रहे थे राजस्थान का जो विस्तार वाला पार्ट है उसमें पॉइंट फर्स्ट में एरिया को लेकर। तो एरिया में अपने डिस्कस किया था अभी तक इंडिया के अकॉर्डिंग, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। अब चलना है वर्ड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वाले पार्ट में अपना कंप्लीट हो गया था कि इंडिया के टोटल एरिया में राजस्थान का कितना योगदान है, 10.41। और रैंक वाइज हमारा स्थान फर्स्ट। कब से? 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 से। फिर राजस्थान के अकॉर्डिंग राजस्थान के जो बड़े जिले हैं वो हैं JBBJ, जिसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है 11.22%, 11.22%। फिर सबसे छोटे हैं DDP, जिसमें धौलपुर राजस्थान के टोटल एरिया में 0.89। और इन दोनों में कंपैरिजन जब होता है तो एक डिजिट आता है 12.66। उसके आगे कुछ नहीं बोलना। ये धौलपुर का जैसलमेर का मल्टीपल है, और जैसलमेर से धौलपुर बनाओ तो ये डिवाइड बाई करना है। अब पूरे विश्व के अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल का जो योगदान है 0.25, ये लिखवा दिया था क्या? उसी के जस्ट नीचे इंडिया वाला भी ब्रैकेट में लिखा था आपने कि इंडिया की जो वैल्यू है एरिया वाइज विश्व में वो है 2.4। अगर एग्जाम में राजस्थान वाला याद नहीं आए, इंडिया वाला याद आ जाए, तो उससे भी राजस्थान निकल सकता है। क्योंकि इंडिया का जो एरिया है 2.4, उसका 10% राजस्थान है। तो इसका 10% यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी 0.24। और हम 10% से थोड़े से बड़े हैं, इसका राउंड फिगर में हम क्या लेते हैं, 2.5। तो ये जस्ट नीचे जो लिखा है उसी के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना भारत 2.4%, 2.4%। अब विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनसे हमारे एरिया की तुलना की जाती है। तो वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज या जो मेन कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो उन कंट्रीज में राजस्थान को अगर देखा जाए तो जैसे ही शायद कल मैंने बताया भी था कि यूरोप के अधिकांश कंट्री से राजस्थान बड़ा है। जैसे यूरोप के अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास कंट्री है, उसमें 42-43 राष्ट्रों से हम बड़े हैं। सिर्फ 6 और 7 राष्ट्र ऐसे हैं, ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप के जिनसे हम एरिया वाइज छोटे हैं। तो उनमें से कुछ कंट्रीज हैं जिनसे हमारे साथ कंपेरिजन किया जाता है इक्वल टू के अंदर। और इक्वल टू वाले क्वेश्चन अधिक आते हैं एग्जाम में कि राजस्थान कौन से ऐसे देश हैं जिनके लगभग एरिया में इक्वल टू है, लगभग बराबर है। तो उसमें यूरोप का एक तो कंट्री आता है फिनलैंड। आज के लिए लेटेस्ट वाली कुछ कंट्रीज हैं जिनको ये पूछ रहे हैं, पहले तो जनरली ये ऑथेंटिक बुक्स में नहीं थे। तो एक तो फिनलैंड का जो एरिया होता है वो होता है लगभग 3,38,000 के आसपास, 3,38,440। जबकि राजस्थान होता है 3,42,000। तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है, लगभग बराबर है। यानी परफेक्ट इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू में। इसके बाद फिनलैंड अगर ऑप्शन नहीं हो तो फिर हम मानते हैं जर्मनी को। जर्मनी का जो एरिया है वो माना जाता है 3,58,000 के आसपास। राजस्थान से वैसे 15-16 हजार वर्ग किलोमीटर बड़ा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट
वो भी बराबर वाले में, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वाले में आंसर में लेते हैं। जर्मनी नहीं होता तो उसके बाद में आंसर लेते हैं अपन पोलैंड। पोलैंड का जो एरिया है वो 3,22,000 यानी राजस्थान से लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर छोटा है, लेकिन इसको भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू में बराबर में लिया जाता है। और उसके बाद में एक एशियन कंट्री आता है जापान। इसके हमारे बीच में डिफरेंस, जापान थोड़ा बड़ा है 3,78,000, लेकिन इसको भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू में लिया जाता है। एग्जाम में कई बार क्या होता है, चारों ही ऑप्शन होते हैं, फिर इनमें से पूछा जाता है राजस्थान के इक्वल टू कौन सा है, तो जो सबसे नियरेस्ट होता है उसको आंसर लिया जाएगा, किसको, फिनलैंड को। तो तीन तो ये जो अल्फाबेटिक लेटर हैं इनको आप स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा कि एक तो एफ, अल्फाबेटिक में आगे चलोगे तो जी आएगा और उसके आगे चलोगे तो पी आएगा। तो ये जो एफ जी पी कंट्री हैं इनके हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हैं, और एफ जी पी नहीं हो देन आंसर माना जाएगा जापान। तो अपन इक्वल टू एफ जी पी का मीनिंग है सबसे नजदीक तो है फिनलैंड, फिनलैंड ऑप्शन नहीं हो तो जर्मनी, दोनों ही ना हो तो फिर पोलैंड। ऐसा नहीं होगा कि तीनों चारों ही ऑप्शन में नहीं हो, इनमें से कोई ना कोई आंसर मिलेगा। जैसे एक दो बार एग्जाम में फिनलैंड और जर्मनी को स्किप किया गया तो आंसर किसको मान लिया गया, पोलैंड। और अगर फिनलैंड ऑप्शन दिया गया है तो आंसर सबसे पहले फिनलैंड। तो ये प्रायोरिटी में आंसर ऐसे ही है, एंड सबसे नजदीक फिनलैंड है, और फिनलैंड ऑप्शन ना हो तो फिर जर्मनी जो 3,58,000 है, लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर, फिर पोलैंड जिसका लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस है, और जापान के साथ थोड़ा सा डिफरेंस हमारा ज्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू में इसको भी हम मानते हैं। तो पहले तो इक्वल टू वाले जो कंट्रीज हैं उनको लिख लीजिए। तो एक तरफ तो लिख दीजिए जो मेन कंट्री है, प्रमुख राष्ट्र या प्रमुख देश, और सामने लिख दीजिएगा राजस्थान। तो फिनलैंड, उसके आगे लिखो अप्रोक्सीमेट इक्वल, राजस्थान के नीचे लिखना है राजस्थान अप्रोक्सीमेट इक्वल। देन जर्मनी, जर्मनी के साथ भी लगभग यही वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट इक्वल, लेकिन इसमें फर्स्ट को राइट टिक कर लीजिए, यानी चारों ऑप्शन हो तो फर्स्ट को आंसर करना है, और सीक्वेंस वाइज करना है, फिनलैंड ना हो तो फिर जर्मनी। उसके बाद में इक्वल टू में नेक्स्ट रहेगा जर्मनी के बाद पोलैंड, देन जापान। तो पहले एफ जी पी और जापान। फिर वो राष्ट्र जिसने हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक शासन किया, ब्रिटेन। तो जिसने 200 साल तक शासन किया उसके हम दो गुना है, यानी एक राजस्थान से कितने ब्रिटेन बना सकते हैं हम, दो, और लंका जैसे खड़े कर सकते हैं 5। तो इसका मीनिंग जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो सामने राजस्थान की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए 2 टाइम मल्टीपल। तो गलती से आप इसको इस तरीके से रीड मत करना कि ब्रिटेन 2 टाइम मल्टीपल, जो सामने वाली जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी है, राजस्थान। तो ब्रिटेन के जो राजस्थान है वो 2 टाइम मल्टीपल, राजस्थान दो गुना है, यानी एक राजस्थान से दो ब्रिटेन बनाए जा सकते हैं। और लंका जैसे 5। तो नेक्स्ट लिखिएगा श्रीलंका, और इसमें लिखिए 5 टाइम मल्टीपल। और इजराइल जैसे हम 17 राष्ट्र। तो इजराइल के हम 17th टाइम मल्टीपल हैं, 17 गुना बड़े हैं। तो इंडिया से 170 इजराइल बनाए जा सकते हैं पूरे भारत से, यानी इजराइल जैसे एक पूरी नई दुनिया बसा सकते हैं अपन। और जनसंख्या में तो छोड़ो कितने बना सकते हैं, क्योंकि इजराइल की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं है शायद, पहले 80 लाख तक थी। तो वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज नहीं है जितने की इंडिया में। हम हर एक महीने में एक नया इजराइल बना देते हैं। तो एक तो इक्वल टू वाले अपनी ऑथेंटिक बुक्स में ज्यादातर ये वाले जो कंट्रीज हैं ये ज्यादा देते हैं, लेकिन आजकल इनमें से जनरली क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ऊपर वाले में से जनरली ज्यादा आ रहे हैं। इक्वल टू वाले में फिनलैंड एग्जाम में दिया जा सकता है, या फिनलैंड नहीं देते फिर जर्मनी को भी स्किप करते हैं ये कई बार, तो फिर आंसर किस पे देते हैं, पोलैंड। तो अप्रोक्सीमेट जो इक्वल टू वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे वाले कम दिए जाते हैं।
तो कौन से राष्ट्रों के हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हैं? तो इसमें एफ, जी और पी। एफ, जी, पी के इक्वल टू हैं और जापान के। ये कंट्री लास्ट में याद रखिए, एशियन कंट्री ये है आपके, यूरोपियन कंट्री एफ, जी, पी। एफ कौन? फिनलैंड, देन जर्मनी और पोलैंड। और ये आंसर ना हो तो फिर जापान। और किससे हम दो गुना हैं? जिसने 200 साल तक शासन किया उसके हम दो गुना है। लंका जैसे के 5 और इजराइल के हम 17th टाइम यानी 17 गुना बड़े हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था अपना एरिया वाला, तो एरिया वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है तीनों बेसिस पे, इंडिया के अकॉर्डिंग, राजस्थान के अकॉर्डिंग और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब जिसके पास एरिया होता है उसकी अपनी एक आकृति भी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब चलेगा अपना आकृति वाला। तो कल जो लिखवाया था आपको कि राजस्थान का विस्तार है, उसमें 3 पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे, एक तो एरिया को और एक आकृति और एक लास्ट वाला बाउंड्रीज को। तो आकृति में सबसे पहले तो एक सिर्फ जो स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है वो राजस्थान को दिया हुआ है, यानी किसी विद्वान ने राजस्थान को कोई नाम दिया था, और बाकी जो जिले हैं उन जिलों को धीरे धीरे पढ़ाने वाले टीचर्स के द्वारा ही नाम दिया गया है। उनको कोई स्टैंडर्ड आकृति या किसी संस्थागत या किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, यानी किसी ऑथेंटिक बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ गाइडों में मेंशन है। जबकि राजस्थान की जो आकृति है वो टी.एच. हेंडले, एक ब्रिटिश विद्वान ने उसको लिखा था कि इंडिया के जो वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स हैं, राजपूताना स्टेट यानी यहाँ की जो रियासतें थी 19 रियासतें, हर एक रियासत अपने आप में एक राज्य था। बीकानेर था तो बीकानेर अपने आप में एक राज्य था, जोधपुर था तो जोधपुर अपने आप में एक राज्य था। तो इन 19 रियासतों को मिला के जिसका यूनिफिकेशन या एकीकरण किया गया था वो था राजस्थान। तो टी.एच. हेंडे ने लिखा कि जो पश्चिमी वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स थे उनको आपस में मर्ज करके एक रोम्बस शेप में उसको बनाया गया, यानी राजस्थान स्टेट को बनाया गया है। तो उन्होंने इसको रोम्बस शेप यानी विषम कोण चतुर्भुज की संज्ञा दी थी टी.एच. हेंडले नामक विद्वान ने। तो इसमें आकृति में सबसे पहले अपन लिखेंगे राजस्थान की आकृति। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की आकृति हैं जो इसके बाद में अपन लिखेंगे। तो शेप ऑफ राजस्थान किस प्रकार के हैं? रोम्बस। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को ही ये शब्द लिखना है, क्योंकि कई बार इसी शब्द को हिंदी में ये लिख देते हैं, ऑप्शन में भी ये रोम्बस ही लिख देते हैं। बाकी रोम्बस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विषम कोण या चतुर्भुज। और फिर धीरे धीरे अपने मैथमेटिक्स वगैरह जिनको कम समझ में है कि ये राजस्थान है, ये तो रोम्बस क्या है, ये तो पतंग जैसा है, तो अपने वालों ने अपने अकॉर्डिंग सेट किया कि राजस्थान है वो किस शेप में दिखाई देता है, काइट शेप में। तो हमने धीरे धीरे इसको पतंगाकार बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन टी.एच. हेंडले ने पतंग नहीं बोला था इसको। तो इसका मीनिंग जब तक एग्जाम में ऑप्शन रोम्बस है, रोम्बस का हिंदी मीनिंग विषम कोण, इन दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर ये ऑप्शन है तो आंसर यही माना जाएगा, और पतंगाकार भी अगर ऑप्शन में दिया गया तो वो आंसर नहीं लिया जाएगा। और ये ऑप्शन ना हो तो फिर बाद में अपन क्या कह सकते हैं इसको, फिर काइट शेप में या पतंगाकार मान सकते हैं। तो इसमें राजस्थान क्या करती हैं, उसमें तीनों शब्दों को लिख दीजिएगा, रोम्बस, विषम कोण चतुर्भुज और पतंगाकार। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ दो ही आएंगे, रोम्बस और काइट शेप, पतंगाकार। रोम्बस क्या आगे ब्रैकेट में लिख देना, अकॉर्डिंग टू टी.एच. हेंडले। टी.एच. के आगे शब्द लिख दीजिएगा हैंडले, टी.एच. हैंडले के द्वारा ये शब्द दिया गया। तो फर्स्ट वाले को राइट टिक कर दीजिए इसमें, यानी प्राथमिकता प्रायोरिटी इसी शब्द को देनी है, रोम्बस को यानी विषम कोण चतुर्भुज। और ये नहीं हो ये शब्द देना, आंसर फिर क्या रहेगा, काइट शेप या पतंगाकार। अब राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी विशेष आकृतियां हैं, वो जिले कौन कौन से हैं?
तो उन जिलों के लिए एक साइड में तो हम आकृति को मेंशन करेंगे और उस आकृति में दिखने वाला राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है, उस जिले को हम सामने देखेंगे। तो आकृतियों में सबसे पहले अपन उन आकृतियों को लेंगे जिसमें कुछ जिले हैं जो मैथमेटिक शेप में दिखाई देते हैं, यानी हर जिले की अपनी एक अलग स्पेसिफिक आकृति है। जिनकी आकृति है उनके या तो मैथमेटिक शेप में, जैसे राजस्थान भी एक गणितीय आकृति में है, रोम्बस है वो अपने आप में एक गणित साइन है। या एक वस्तु से जब हम तुलना करवाते हैं तो वो किसके समान है? पतंग के समान। पतंग अपने आप में एक वस्तु है। तो राजस्थान के जिलों की आकृति या तो मैथमेटिक शेप में है, या फिर किसी एनिमल या बर्ड्स के रूप में है, किसी जीव या पक्षी के रूप में, या फिर किसी वस्तु के समान। तो अपने को मुख्यतः इन 3 पॉइंट्स को लेकर चलना है कि गणित आकृति में कौन से, मैथमेटिक शेप में कौन से हैं, फिर जीवों से संबंधित कौन से हैं यानी एनिमल्स और बर्ड से संबंधित कौन से हैं, और फिर जो बच गए उसमें कुछ वस्तुओं से तुलना की गई, वस्तुओं जैसे कौन कौन से हैं। तो पहले देखेंगे मैथमेटिक शेप में कौन कौन से हैं गणितीय आकृति में। तो राजस्थान के अंदर अजमेर संभाग का नाम सुना आपने? अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, जिसमें एक तो खुद अजमेर है, ये वाला जो पार्ट है ये अजमेर। इसके इस साइड में जो दिखाई दे रहा है ये टोंक। ये जो राजस्थान के बीचों बीच दिखाई दे रहा है अजमेर के टच वाला, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है नागौर। तो नागौर को किसी विशेष आकृति में नहीं माना गया। और अजमेर के जस्ट नीचे की ओर जो ये दिखाई दे रहा है इधर वाला पार्ट, ये है भीलवाड़ा। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में अजमेर संभाग में नागौर की कोई विशेष आकृति नहीं है, बाकी सबकी विशेष आकृति मानी गई है। जैसे अगर आप अजमेर को देखें तो अजमेर किस शेप में दिखाई देता है? ट्राइंगल शेप में। तो अजमेर क्या करती है? वो त्रिभुजाकार। और त्रिभुज के जस्ट नीचे जो भीलवाड़ा है वो आपको दिखाई दे रहा है आयताकार, लगभग रेक्टेंगल शेप में दिखाई देता है। तो भीलवाड़ा को माना गया है आयत के समान। और इस साइड में जो टोंक वाला जो पोर्शन है उसको माना गया है अप्रोक्सीमेट स्क्वायर शेप या लाइक राजस्थान स्टेट। तो राजस्थानी स्टेट का मीनिंग ये नहीं है कि ये रोम्बस में माना गया है, इसकी तुलना एक राजस्थान से भी कर ली जाती है। बाकी इसकी खुद की आकृति कैसी है? स्क्वायर शेप में यानी वर्गाकार। तो अजमेर संभाग में जो 4 जिले हैं उन 4 में से सिर्फ एक नागौर को छोड़ना है, बाकी 3 की जो आकृतियां वो तीनों की किस प्रकार की हैं? गणितीय आकृति। तो अजमेर संभाग के लगभग जो जिले हैं वो मैथमेटिक शेप में है। और फिर अपन इस साइड में आते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो जो जैसलमेर है इसके अंदर इन कॉर्नर कॉर्नर को अगर काउंट करोगे आप, इन फोल्ड को, तो इनके काउंटिंग आती है टोटल 7। यानी इस साइड में अगर इनको काउंट करना स्टार्ट करोगे तो इसमें लगभग 7 फोल्ड आते हैं। तो इस कारण इसको कहा जाता है कई भुजाओं वाला जिला है। इस कारण इसको कई बार तो अपन ये लिख देते हैं बहुभुजाकार। बहुभुजा का मीनिंग अधिक भुजाओं वाला जिला। या कई बार इसके काउंटिंग जो करके भुजाओं की, और इसमें 7 भुजाएं बताते हैं, इस कारण इसको अपन क्या बोल देते हैं? सप्त भुजाकार या सप्त बहुभुजाकार। यानी इसको पॉलीगन शेप में, या इसको ये नाम भी दिया जाता है सेप्टागन के अंदर। गणितीय आकृति होती है ना, जो 3 होता है ट्राइस, 4 होता है टेट्रा, 5 होता है पेंट्रा, पेंटा, 6 होता है हेक्सा, 7 होता है सेप्टा, और 8 होता है ओक्टा, नैना, डेका। ये साइंस वाली जो है उसी में इसको क्या बोलेंगे? सेप्टा। तो सेप्टागन कहा जाता है। एक होता है रेप्टागन, जो किसी एक कान पे रखना हो वो। तो ये जो जैसलमेर वाली जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो इसका मीनिंग है सेप्टागन या पॉलीगन के शेप में, यानी जो कई भुजाओं वाला है। तो ये भी एक विशेष आकृति है। तो राजस्थान में गणितीय आकृतियां 5 हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो खुद राजस्थान की रोम्बस से, फिर राजस्थान के इन 4 जिलों के जिसमें ज्यादातर अजमेर संभाग में है आंसर, त्रिभुजाकार है तो खुद अजमेर होगा रेक्टेंगल आयत के आकार में, भीलवाड़ा है स्क्वायर शेप में, टोंक और बहुभुजाकार जैसलमेर। अब राजस्थान के अंदर इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि इनके अलावा जो बच गई जो आकृतियां कौन कौन सी हैं, तो वो जीव जंतुओं वाली हम बाद में देखेंगे, पहले ये लिख दीजिए। तो अजमेर के लिए वर्ड क्या यूज होगा? ट्राइंगल शेप।
त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार के आगे लिख दीजिएगा अजमेर। फिर है रेक्टेंगल शेप, आयताकार, आयताकार में अजमेर के जस्ट नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट यानी भीलवाड़ा। अजमेर के ईस्ट की ओर चलेंगे तो वर्गाकार, जो स्क्वायर शेप में है वो है टोंक। टोंक के लिए एक शब्द और लिख देना, और इसकी तुलना राजस्थान से भी करवा ली जाती है कि लाइक राजस्थान स्टेट, राजस्थान जैसा या राजस्थान राज्य जैसा। अब राजस्थान जैसे का मीनिंग अपने को वो नहीं लेना, रोम्बस नहीं लेना है, आकृति इसके स्क्वायर शेप में वर्गाकार। तो राजस्थान जैसे वाले आंसर में भी टोंक को लिया जाता है। और एक लास्ट में पॉलीगन, या मुख्यतः जो सेप्टागन है। सप्त बहुभुजाकार, सप्त भुजाकार लिख दो चाहे बहुभुजाकार लिख दो, मीनिंग एक ही है। बहुभुजाकार का मीनिंग कई भुजाओं वाला पॉलीगन शेप। पॉलीगन शेप में आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, और जनसंख्या में सबसे सबसे छोटा या कम जनसंख्या वाला। तो ये गणितीय आकृति वाले 4 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने, यानी मैथमेटिक्स शेप जब भी आए तो ज्यादातर अपने को ध्यान अजमेर संभाग को ही रखना है, लगभग आंसर इसी में से रहेंगे। एक सिर्फ जैसलमेर है जो सप्त बहुभुजाकार वाला आंसर है। अब इसके बाद में गणितीय आकृतियों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ जीव जंतु यानी एनिमल्स या बर्ड से रिलेवेंट, यानी कुछ आकृतियां ऐसी होंगी जो जीव जंतु या पक्षियों से मैच करती हुई। तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उन पूर्वी जिलों में एक तो आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, जो देखने में यूं लगेगा जैसे बैठी हुई गिलहरी हो, यानी आकृति कुछ इस प्रकार की है। ईश्वर बचाए रखे। ये वाला जो भरतपुर है इसकी आकृति किस प्रकार की दिखाई दे रही है? सिटिंग स्क्वायर, बैठी गिलहरी जैसा। बैठी गिलहरी जैसे कौन? भरतपुर वाले। तो सेटिंग स्क्वायरल है उस शेप में है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके जस्ट नीचे की और इस साइड में राजस्थान का पूर्वी जिला आता है धौलपुर, जो कोई विशेष आकृति में नहीं है। फिर जो करौली डिस्ट्रिक्ट है वो यूं लगता है जैसे कि पानी के अंदर डक या बतख हो, यानी कुछ इस आकृति का है जिसको लगभग तुलना करवा ली गई है। देखने में डायरेक्टली यूं देखोगे तो अपने को महसूस नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर यूं घूरते रहोगे तो बाद में यूं लगेगा कि हाँ पानी में बतख दे रहे हैं, ये मान लिया जाएगा फिर। तो ये जो करौली डिस्ट्रिक्ट है तो इसकी आकृति डक शेप मानी गई, यानी बतख जैसी मानी गई। बतख आकृति डक शेप में। फिर इस साइड में अपन हाड़ौती की ओर आते हैं, तो इस साइड में हाड़ौती की ओर चित्तौड़गढ़ का एक डिसमेंटल टूटा हुआ हिस्सा है इधर, जो कुछ इस प्रकार का है, जिसको देखने पे अपने को यूं लगता है कि घोड़े के पाँव में जो नाल लगती है ना, तो इस प्रकार से होता है। घोड़े के लिए जूते होते हैं वो वैसे तो। इन्हें इसे कहा जाता है शो ऑफ फोर्स। तो शो ऑफ फोर्स शेप में है घोड़े की नाल जैसी जो आकृति है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की। और इस प्रकार की पहाड़ियां राजस्थान के अंदर 12 में पाई जाती हैं, जो एक जगह है वहां पे लगभग एक लेटेस्ट शाहाबाद वाला जो पार्ट
शाहबाद के पास में एक झील मिली है अभी, रामगढ़। तो ये रामगढ़ झील के लिए ये चारों ओर का ये जो आकृति है, ये क्रेटर है जो एक तरफ से नीचे धंसा हुआ है, और इसके बीच में पाई जाती है रामगढ़ क्रेटर झील। राजस्थान में क्रेटर झील, 3 क्रेटर झीलें, एक तो नक्की क्रेटर है, एक पुष्कर क्रेटर है, और एक तीसरा जो क्रेटर है रामगढ़, जिसको मुख्यतः मेटियोराइट लेक का एग्जाम्पल भी माना जाता है, मुख्यतः उल्कापिंड झील का उदाहरण भी माना जाता है। तो इंडिया में ऐसी 2 ही हैं उल्कापिंड, एक तो महाराष्ट्र लोनार के अंदर, और एक माना जाता है अपने राजस्थान के अंदर। तो वो वाली घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां हैं, वो तो आंसर अलग रहेगा 12। अब ये घोड़े की नाल जैसा जिला है, इसका आंसर क्या रहेगा? चित्तौड़। और इस प्रकार का अपने गेहूं वगैरह में एक इंसेक्ट और कीट भी होता है, जिसके आगे पीछे पांव होते हैं, नीचे हल्का सा गैप होता है। तो लिखने वालों ने इसको इल्ली शेप भी लिखा है, इल्ली जैसा जिला। अब इल्ली तो क्या, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो सारे ही ऐसे होते हैं। मकोड़ा लिख दो लिखने को। भाई अपने जो कीट होता है ना गांव के अंदर, मकोड़ा, उसके आगे पीछे पांव होते हैं, बीच में नीचे उसके भी गैप होता है। लेकिन ठीक है, लिखने वाले ने इसको नाम क्या दिया? इल्ली जैसा। तो ये इल्ली ज्यादा फेमस हो गया। तो इसमें 2 शब्द रहेंगे चित्तौड़गढ़ के लिए, एक तो सीओ फॉर शेप, घोड़े के नाल जैसा जिला, और एक इल्ली की आकृति जैसा जिला। कौन सा है? चित्तौड़। एक जोधपुर किसी भी आकृति में नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसको क्या बोला गया है? मौर्य पिकॉक शेप, क्योंकि यहाँ का जो फोर्ट है वो फोर्ट या दुर्ग है मयूराकृति। मेहरानगढ़ को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। तो वो धीरे धीरे लिखने वालों ने, किसी ने ज्योग्राफी में लिख दिया कि जोधपुर इस तरीके का है। तो जोधपुर नहीं, जोधपुर का फोर्ट ऐसा है नहीं है, लेकिन यह ज्योग्राफी के अंदर एक्सेप्टेबल वर्ड है जोधपुर के लिए। तो जोधपुर की आकृति को मोर जैसे नहीं होते हुए भी हम क्या मानेंगे? मयूर आकृति। और एक राजस्थान में जालौर भी लगभग ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको माना गया है व्हेल मछली जैसा। कि राजस्थान में व्हेल मछली या व्हेल फिश से जिसकी तुलना की गई है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है जालौर डिस्ट्रिक्ट। तो लगभग जीवों से मैच करते हुए ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने को याद रखने हैं। तो राजस्थान में सिटिंग स्क्वेरल में बैठे गिलहरी जैसा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, और डक शेप में करौली डिस्ट्रिक्ट। घोड़े की नाल और इल्ली जैसा जो चित्तौड़ का डिसमेंटल पार्ट है, लेकिन उसको भी बोला चित्तौड़ ही जाता है। और राजस्थान में व्हेल मछली जैसा, जालौर और मयूर आकृति जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है जोधपुर को। राजस्थान में त्रिभुजाकार, ट्राइंगल शेप में कौन है? अजमेर। रेक्टेंगल शेप में भीलवाड़ा, स्क्वायर या वर्ग शेप में, और बहुभुजाकार पॉलीगन या सेप्टागन है जैसलमेर। और राजस्थान में रोम्बस शेप में राजस्थान खुद ही है। राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस शेप, यानी विषमकोण चतुर्भुज या फिर पतंगाकार काइट शेप में। तो अब ये जो जीवों से तुलना करवाइए आगे, 4 तक हो गए थे ना मैथमेटिक्स शेप वाले, और आगे कंटिन्यूस ये जो जीव वाले हैं इन आकृतियों को लिखिएगा। बैठी गिलहरी जैसा, फिर भरतपुर संभाग का ही एक जिला और है, जीवों की आकृति में डक शेप, बतख जैसा। इसमें आंसर रहेगा करौली। फिर नेक्स्ट रहेगा स्यो फॉर शेप, घोड़े की नाल जैसा, या फिर दूसरी आकृति कौन सी यूज होती है इसके लिए? इल्ली जैसा। तो इल्ली अपने आप में एक इंसेक्ट, एक कीट होता है। ये सब तो सुना होगा आप लोगों ने, गेहूं वगैरह में अपने डलता है ना इल्ली। किसने नहीं सुना इल्ली? इल्ली तो मेरे हिसाब से एक कॉमन वर्ड है, सबका सुना हुआ रहता है। कहाँ के हो? हैं? कहाँ से? करौली से? करौली वाले, बाकी करौली वाले?
इली सुना हुआ है? नहीं सुना तो हो सकता है कि रीजनल वर्ड कुछ और हो आपके। रोग बोलते हैं कि गेहूं के अंदर जो ब्राउन ब्राउन से कीट होते हैं उनको क्या बोलते हो आप लोग? बतख जैसा करौली है कि कोई बात नहीं, लिख लो इसको आप लोग। इली जैसा या फिर घोड़े के नाल जैसा? घोड़े के नाल जैसा जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। CO4 से। और इली जैसा चित्तौड़। और वेल फिश या वेल मछली जैसा बस वाला जिला? जालौर। जहाँ रात्रि को बस चलती है उदयपुर जाती है फिर। तो जालौर की आकृति कैसे है? वेल फिश। क्या अलग अलग कर दिया गया सांसौर को? वेल फिश में है जालौर। नए जिले बनने के बाद में कईयों की आकृतियां बिगड़ जाएंगी, कई नई आकृतियां सामने आएंगी फिर। लेकिन अभी तक के लिए ठीक है, क्योंकि अभी भी राजस्थान में जिले कितने हैं? अभी भी 33 हैं रिकॉर्ड में। नए जैसे ही आएंगे तो बाद में ज्योग्राफी चेंज होगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन भी ऐसे नहीं रहे अपने कि कौन सा जिला कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है। ऐसा सिर्फ उसी जिले के ऊपर होता है जो मैक्सिमम जिलों से सीमा बनाता है, यानी पाली। उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो चेंजेज होंगे वो काफी माइनर चेंजेज होंगे, इतने बड़े चेंजेस नहीं आएंगे कि भूगोल ही आपको चेंज करनी पड़े। यानी जो चेंजेज होंगे वो हर एक चैप्टर में हो सकता है कि एक एक पेज अपने को नया लिखना पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ एक लोकेशन ही चेंज होगी। हो सकता है कि पहले वो दूसरे जिले में थी, अब वो दूसरे जिले में आ जाएगी। तो उस भरोसे एक तो बिल्कुल ये काम मत करना कि नई भूगोल आएगी तभी पढ़ेंगे, तो पता चले नई भूगोल 5-7 साल बाद आएगी, इतने में उम्र जवाब दे जाए आपकी। लास्ट में है पिकॉक शेप में, मोर या मयूर आकृति में। इसमें रहेगा जोधपुर। पिकॉक शेप या मयूर आकृति, इसमें लिख दीजिएगा जोधपुर। तो ये जीव वाले हैं, इसमें भरतपुर संभाग से हैं दो। तो एक तो भरतपुर है खुद सिटिंग स्क्वेरल में बैठी गिलहरी वाला बतख जैसा, करौली और घोड़े की नाल और इल्ली, चित्तौड़ व्हेल मछली वाला, जालोर मयूर आकृति नहीं है लेकिन फिर भी माना जाता है जोधपुर को, क्योंकि वहां का जो फोर्ट है वो है मयूर आकृति में। फिर अब कुछ एक वस्तुएं हैं जिनसे आजकल तुलना करवाने लग गए हैं, जैसे कि पिछले 2-3 साल से एक नए जिले की आकृति आ रही है सामने, हनुमानगढ़ की। पहले हालांकि ये आकृति नहीं दी जाती थी, लेकिन आजकल इसको भी पढ़ाने वाले इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हनुमानगढ़ देखने में इस तरीके से लगता है सोफे जैसा। और कईयों ने कहा कि सोफे जैसा कहा है, तो बाद में इसको सोफे जैसा या चेयर जैसा माना, क्योंकि इसके नीचे पांव अपनी तरफ से लगा दिए कि अब देखो ये। तो अपने को लगता है ये थोड़ा बहुत यूं लगता है कि है ये सोफे जैसा है या चेयर शेप में। मानगढ़ वालों पे नहीं बैठ सकते, लेकिन ये जो चेयर है इस पे बैठ सकते हैं। कुर्सी, इसमें कुर्सी नुमा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? कुर्सी नुमा हनुमानगढ़। फिर इस साइड में आप शेखावाटी की ओर आओगे तो शेखावाटी में एक डिस्ट्रिक्ट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। सीकर की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की है। जो अपन स्कूल में काम लिया करते थे ना इस तरीके से, क्या बोलते थे इसको? यही बोलते थे चांदा। इसका आधा पार्ट होगा तो आधा चांदा नहीं, अर्ध चंद्राकार है, आधा चांदा। आधा चांदा तो है ही ऑलरेडी पहले यार। अर्ध चंद्राकार, या इसको अपन बाउल शेप भी बोलते हैं, बॉल शेप कहा जाता है, यानी प्याले नुमा या कटोरी नुमा।
तो ये दोनों जो शब्द हैं अर्धचंद्राकार और एक प्यालेनुमा, बॉल शेप और क्रिस्टेंट शेप। राजस्थान में अर्धचंद्राकार में कई और भी आकृतियां, जैसे डिस्ट्रिक्ट तो सीकर है। एक राजस्थान के पश्चिम से बहुत तेज गति से बालू का स्तूप होता है जो शेखावाटी की ओर शिफ्ट होता है, जिसको कहा जाता है बरखान। तो राजस्थान के अंदर बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार के हैं। राजस्थान में यहाँ हाड़ौती की और बूंदी से और झालावाड़ के बीच में पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स, इन दोनों पहाड़ियों को मिला के नाम दिया जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिसमें 12 को शामिल नहीं किया जाता, 12 को बाहर किया जाता है। तो इसका मीनिंग ये जो पहाड़ियां हैं ये इसमें अर्धचंद्राकार आकृति में। राजस्थान में जो अजमेर में पुष्कर है, पुष्कर झील खुद अर्धचंद्राकार आकृति में। तो राजस्थान में क्रिस्टेंट शेप में अर्धचंद्राकार आकृति में झील भी है। राजस्थान की मोस्ट होली लेक, सबसे पवित्र झील मानी जाती है। कौन सी है? पुष्कर। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स, बरखान जो चूरू की ओर अधिक फेमस है। राजस्थान में अर्धचंद्राकार जिला कौन सा है? देन आंसर रहेगा सीकर। ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है अर्धचंद्राकार। ये जब लिखो राइट टिक कर देना है इसको। एक अपने जयपुर के पूर्व की ओर चलते हैं, तो जयपुर के पूर्व में आता है दौसा। दौसा की आकृति कुछ इस प्रकार की है, जिसमें अपने को यूं लगेगा जैसे धनुष शेप में, ये जो साइड वाले निकले हुए भाग और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो ये अपने को लगेगा बो शेप में या धनुषाकार। तो राजस्थान में धनुष जैसा दौसा है, धनुष वाला दौसा। इसमें नेक्स्ट लिख दो बो शेप या धनुषाकार आकृति। ये लिखते चलिए इसमें। एक तो चेयर शेप, कुर्सीनुमा हनुमानगढ़। फिर सीकर के लिए जो शब्द यूज होते हैं दो होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टेंट शेप अर्धचंद्राकार, दूसरा है बॉल शेप प्यालेनुमा आकृति। सीकर वाले को राइट टिक कर देना, ये एग्जाम में जनरली ज्यादा पूछा जाता है। एक तो सीकर वाला और एक जोधपुर। जोधपुर के आगे सामान्यतः जैसलमेर वाली आकृति यूज करते हैं कई बार। जोधपुर के आगे लिखते हैं बहुभुजाकार, तो बहुभुजाकार जोधपुर गलत है, जैसलमेर सही होता है। और धनुष जैसा है, धनुष जैसा दोष है। फिर अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट से और उदयपुर की ओर चलते हैं, राजसमंद की ओर चलते हैं। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट उदयपुर से अलग किया हुआ जिला है, जो कि मुख्यतः तिलक आकृति में है। किसके आकृति में है? तिलक की आकृति में। तो पहले के राजाओं का जब सिंहासन पे बैठा करते तो क्या होता था उनका? राज तिलक। तो जो राज संबंध है वो राज संबंध है, वो तिलक जैसा है। कौन है? राज संबंध। तो ये राज है तिलक जैसा, राज कौन? राज संबंध। और आजकल ये दीवार वगैरह पे पोस्टर लगे हुए रहते हैं ना, जल है तो जीवन है, तो उसके अंदर जल की जो बूंद होती है वो ऐसी दिखाई जाती है। तो आजकल इसके लिए एक नई आकृति और आ गई, वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद जैसा। तो इसमें तिलक के साथ ओब्लिक करके ये और लिख देना, वाटर ड्रॉप शेप, पानी की बूंद जैसा जिला। तो लिखा रहा है दीवारों में स्लोगन लिखे होते हैं, जल है तो जीवन है, वन है तो जल है, जल है तो जीवन है। तो तिलक जैसा, तिलक में भी राजसमंद, ये जल की बूंद या पानी की बूंद जैसा। इसमें भी आंसर यही रहेगा। राजसमंद के जस्ट नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, वो उदयपुर देखने में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा वो अंदर की ओर, और नीचे वाला हिस्सा ये भी इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड है। इस तरीके से विश्व का एक कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके ऊपर और नीचे वाले भाग थोड़े से अंदर की ओर फोल्ड हैं। तो उससे तुलना करवाई गई है। ऑस्ट्रेलिया फेमस है अपने चारों ओर पानी होने के कारण, और उदयपुर अपने अंदर चारों ओर पानी होने के कारण, क्योंकि उदयपुर में जगह जगह क्या बनी हुई है? लेक बनी हुई है। इसे राजस्थान का लेक सिटी बोला गया है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों ओर से ओशियनिक पार्ट से कवर्ड है, वो महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप माना जाता है। तो इसका मीनिंग दोनों पानी के लिए फेमस है। तो एक लास्ट में लिख देना ऑस्ट्रेलिया शेप, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसा या ऑस्ट्रेलिया आकृति, और उसके आगे लिख दीजिएगा उदयपुर। एक तरफ लिख दो ऑस्ट्रेलिया और सामने लिख दीजिए उदयपुर।
तो लगभग विशेष आकृति में ये आपके 13-14 जिले हैं, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ मैथमेटिक्स शेप वाले कवर किए हैं, फिर अपने कवर किए कुछ जीव जंतु या एनिमल या बर्ड से मैच होते हुए, और लास्ट में कुछ वस्तुओं से या कुछ जो बच गए अन्य आकृतियों से। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति धनुष जैसी है, बो शेप में? तो धनुष वाला है दौसा। कुर्सी जैसा हनुमानगढ़। अर्धचंद्राकार और बॉल शेप वो है सीकर। राजस्थान में व्हेल मछली वाला, और राजस्थान में ऑस्ट्रेलिया जैसा, तिलक जैसा या पानी की बूंद। और राजस्थान का कौन सा जिला मयूर आकृति में और डक शेप या बतख में? करौली। बैठी गिलहरी वाला भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। और त्रिभुजाकार अजमेर। स्क्वायर शेप में स्क्वायर या वर्गाकार टोंक आयताकार। और राजस्थान में सप्त बहुभुजाकार। तो इसका मीनिंग अब अपने माइंड में सेट हो गया कि ये मैथमेटिक शेप में है, ये कुछ है जो जीवों की आकृति में है, कुछ है वस्तुओं की आकृति में। तो जिलों को रटना नहीं है, अपने को इस तरीके से डिवाइडेशन करके फिर देखना है। और राजस्थान में कौन सा जिला इल्ली जैसा है और घोड़े की नाल जैसा है? वही है, सेम आंसर है। तो अब आपका राजस्थान का जो लास्ट वाला पोर्शन है विस्तार के अंदर, यानी एरिया कंप्लीट हो गया है। राजस्थान की आकृति और विशेष जिलों की आकृतियां कंप्लीट हो गई हैं। तो अब पार्ट आएगा इसमें राजस्थान की बाउंड्री। राजस्थान की जो बाउंड्रीज हैं या जो सीमाएं हैं वो दो तरीके की हैं, जिसमें एक पार्ट आता है इंटरनेशनल बाउंड्री और दूसरा आता है इंटर स्टेट बाउंड्री। इंटर स्टेट यानी राज्यों के साथ सीमा, और इंटरनेशनल यानी राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक छोटा पार्ट है अपना 1070 किलोमीटर, जबकि इंटर स्टेट बाउंड्री हमारा अधिकांश हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो राजस्थान की टोटल बाउंड्री आएगी, राजस्थान की कुल सीमा आएगी। तो राजस्थान की सीमा कितनी है? तो दोनों को ऐड करके बताया जाता है। तो राजस्थान की सीमा है 5920 किलोमीटर। और राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? सेम ही आंसर होगा। आपसे पूछा जाए आपके पास खेत कितना है, तो आप कहोगे सिर्फ 50 बीघा है। फिर पूछा जाए कुल खेत बताओ, कि जो कुल था वही तो बताया था अभी। तो राजस्थान की सीमा कितनी और राजस्थान की कुल सीमा, सेम आंसर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, राजस्थान की सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान। और राजस्थान की सीमाएं कितने प्रकार के? इन दो प्रकार के, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिएगा। एक तरफ लिख दीजिएगा इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटर का मीनिंग होता है अंतर और नेशन का मीनिंग होता है राष्ट्र। तो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी राष्ट्रों के बीच में सीमा। तो ये सीमा है 1070, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। बचा हुआ जो दूसरा हिस्सा है वो इंटर स्टेट बाउंड्री। ये 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। और इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान यानी 5920 किलोमीटर। इसको रटने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड वाली बाउंड्री याद रखिए, तो एग्जाम में जाके जोड़ लेंगे अपन। एक तरफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी तरफ रहेगी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर राज्यीय सीमा यानी वो सीमा जो अंतर करे राष्ट्रों में वो अंतर्राष्ट्रीय, और जो अंतर करे राज्यों की सीमा के बीच में वो अंतर राज्यीय सीमा। ये दोनों बाउंड्री लिखने के बाद जो नीचे टोटल आया है 5920, उसके नीचे एरो करते हुए लिख देना राजस्थान की कुल सीमा। टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सीमा बोल दो चाहे राजस्थान की कुल सीमा बोल दीजिए। राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर।
अब ये दो पार्टीशन है, यानी दो हिस्से हैं सीमा के। एक तो अंतरराष्ट्रीय वाला, तो पहले स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट अपन, और ये कंप्लीट होने के बाद में जो बचा हुआ भाग है इंटर स्टेट बाउंड्री वाला पार्ट सेकंड। तो अब इन दोनों में से फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ये तो फैक्ट है, यहाँ तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए फैक्ट कितना यूज होता है, 1070 किलोमीटर, और इंटर स्टेट के लिए 4850, 4850 किलोमीटर। और आसानी टोटल बाउंड्री देखनी हो तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो भी डेटा आएगा वो आंसर हो। इंटरनेशनल बाउंड्री या अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में अपने को जिन फैक्ट्स का पता होना चाहिए, यानी फैक्चुअली पॉइंट ये है इसमें ज्यादातर। एक तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो नाम है, इसका नेम क्या निर्धारित किया गया है, इसका डिक्लेयर डेट है वो क्या है, निर्धारण तिथि इसकी क्या है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग या शुरुआत कहाँ से होती है, और इस सीमा रेखा का जो एंडिंग पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, वो कौन सा है। राजस्थान में इसकी जो लास्ट साइट है या एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा माना गया है। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। तो नाम की जहां तक बात आती है, तो इंडिया की जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जो कुछ प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा निर्धारित हैं, जैसे कि भारत में स्वतंत्रता से पहले भी ऐसी सीमाएं निर्धारित हुई हैं। जैसे कि भारत का पार्टीशन जब होना था उस समय ब्रिटिश लॉ चैम्बर के जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार को लगा, ये सर सिरिल रेडक्लिफ ऐसे हैं जो भारत का और पाकिस्तान का, पाकिस्तान यानी मेन पाकिस्तान का और ईस्टर्न पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन है वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। वो जो लॉ चैम्बर के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उनको बुलाया गया। नाम क्या था इनका, सर सिरिल तो इनका जो सरनेम यूज हुआ है रेड क्लिफ, इस नाम से इस रेखा को नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। हालांकि आजकल इस शब्द को छोड़ दिया जाता है, नाम ये दिया जाता है आजकल एग्जाम में सर सिरिल लाइन किसके बीच में है, तो सर सिरिल का ही पूरा नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। तो सर सिरिल लाइन वही है जो रेड क्लिफ लाइन है। तो आजकल इस शब्द को स्किप किया जाता है, स्टार्टिंग वाले को पूछ लिया जाता है। तो आंसर वही रहेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और उसी सीमा में अपना एक पार्टीशन राजस्थान भी रखता है, अपना एक हिस्सा राजस्थान भी उसमें अपना एक योगदान देता है। राजस्थान जो टोटल रेड क्लिफ लाइन है 3323 किलोमीटर, उसके अंदर लगभग 1/3 पार्ट यानी लगभग एक तिहाई हिस्सा लगभग 1100 किलोमीटर यानी 1070 किलोमीटर के आसपास का योगदान किसका है, राजस्थान का, लगभग अप्रोक्सीमेट 1100 किलोमीटर के आसपास से। और बाकी जो लगने वाले स्टेट हैं उसमें सदन की ओर यहाँ गुजरात है, नदन की ओर पंजाब है, और इधर जो जम्मू कश्मीर था अब उसके दो पार्ट हो गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक आगे का जो पार्ट है वो लद्दाख वाला पार्ट। तो अब इसका मीनिंग इस पे तीन तो स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और दो यूटीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। पहले भारत की स्थिति यहाँ तक थी, ये पूरा भारत था 1947 से पहले। और इस साइड में जो सामने कंट्री था ये कौन है, ये अफगानिस्तान था। तो इस साइड में पहले एक ब्रिटिश अधिकारी रहे थे जिसका नाम था, क्या नाम था सर, मोर्टिमर, मोर्टिमर, क्या नाम था, सर मोर्टिमर, सर मोर्टिमर डूरंट। तो इस रेखा का नाम सर मोर्टिमर डूरंट यानी डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है, भारत और अफगानिस्तान। और इस सीमा को डिक्लेयर किया था 1896 के अंदर, जिस समय पाकिस्तान नाम की कोई कोई डिमांड नहीं थी उस समय। तो इसका मीनिंग है कि डूरंट लाइन का जो डिक्लेरेशन हुआ है, निर्धारण जो हुआ है, वो किस नाम से हुआ है या कौन से राष्ट्रों के नाम से हुआ है, वो हुआ है अफगानिस्तान और भारत के नाम से। हालांकि आज वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डूरंट किसके बीच में है,
तो ये वाला जितना भी भारत का ये हिस्सा है इस साइड से और यहाँ तक का, ये सारा आपका पीओके में चला गया, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और पाकिस्तानी वो जहाँ तक आगे जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ने से हमने रोक दिया था, उस लाइन को नाम दिया गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जहाँ मुजाहिदीनों को आगे बढ़ने से रोक दिया था हमने, वो क्या बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण रेखा, जहाँ पे उनको रोका गया। तो वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए तो डूरंट किसके बीच में, तान और तान के बीच में। कौन कौन सा तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन से राष्ट्रों के बीच ये डिक्लेयर हुई थी, तो आंसर रहेगा अफगानिस्तान और भारत। क्योंकि जब डिक्लेयर हुई थी वो ईयर कौन सा था, 1896। और उसी तरीके से इस साइड में भी अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पे पहले हुआ करता था नेफा। क्या था पहले यहाँ, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यानी इस साइड में जो ब्रिटिश कंपनी थी जो पूर्वी राज्यों की सीमा की रक्षा किया करती, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंट का मीनिंग होता है सामने या सीमा पर रहने वाली। तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है जिसका मुख्यालय था अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी के अंदर। और ये तवांग साल में 2 साल में एक आधी बार चर्चाओं में आता है, चाइना के कारण। चाइना कहता है तवांग घाटी वो अपने मैप में दिखा देता है कई बार, तो भारतीय वालों को कहता है कि ये अपने मैप में से तवांग घाटी को हटाएं क्योंकि ये इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। तो कई बार चाइना ये करता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जिनको अपनी सीमा में इंडिकेट कर देता है, तो उसमें से एक तवांग भी है। तो इस तवांग वाले एरिया में एक ब्रिटिश अधिकारी रहे थे किसी टाइम 1914 के आसपास। उनका नाम था सर मैकमोहन, वैसे तो नाम है सर मैकमाहोन, ब्रिटिश अधिकारी थे ये। लेकिन अपने हिंदुस्तान वालों ने ज्यादा गड़बड़ नहीं की, एक ही जगह ओ की जगह एक को ले गए हैं, इसको हिंदुस्तानी मोहन बना के छोड़ा है। तो ये अधिकतर बुक्स में भी यही देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है, लेकिन सही नाम जब सर्च करोगे या इनके बारे में पढ़ोगे तो सही नाम आएगा सर मैक माहोन। कई टीचर तो यहाँ तक इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक ब्रिटिश अधिकारी मैक थे और दूसरे हिंदुस्तानी मोहन थे। तो कोई मोहन वगैरह कुछ नहीं थे, एक ही व्यक्ति था सर मैक माहोन। तो जिन्होंने कहा कि मेरा खच्चर जहां तक जाएगा आज भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर तय होगा। तो ये जो मैकमाहोन लाइन है ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर को पार्टीशन करती है। ये मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में नहीं है। भारत और चाइना की सीमा तो आज तक भी डिक्लेयर नहीं है, वो सिर्फ हमने माउंटेन्स के द्वारा और कुछ वाटर बॉडीज यानी कुछ नदी और नालों के द्वारा तय कर रखी। तो जब पेट्रोलिंग करती है आर्मी उस सीमा वाले एरिया में, तो कई बार अपनी आर्मी चाइना वाले एरिया में चली जाती है, तो वो सामने बताते हैं कि आप जो चाइना का ऑक्यूपाइड एरिया उसमें आ गए हो, तो वो पीछे हट जाते हैं। कई बार चाइना वाले इधर आ जाते हैं। आपस में इनकी भिड़त तब होती है जब एक दूसरे के एरिया में मुख्यतः कैंप लगा लेते हैं। जैसे चाइना वाले कई बार पेट्रोलिंग करते करते हुए इस साइड में आके कैंप लगा लेते हैं, तब बाद में उसको जवाब दिया जाता है, जैसा दिया था ना गलवान घाटी में, उस तरीके के जवाब। तो इसका मीनिंग है भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि बाउंड्री का कोई प्रत्यक्ष रूप से निर्धारण नहीं है, सिर्फ नेचुरल बाउंड्री हमने मान रखी है, प्राकृतिक सीमाएं मान रखी हैं। तो आप नेचुरल बाउंड्री मानोगे तो इसका मीनिंग वहां विवाद होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरी तारबंदी है, तो जो जहां पे रुका है वहां सीमावर्ती विवाद नहीं, एरिया को लेके विवाद है। पाकिस्तान कहता है भाई जम्मू कश्मीर वाला ये हिस्सा है, ये हमारे हक में आना चाहिए था, तो उस एरिया इस जमीन को लेके हक है, बाकी सीमा को लेके कोई विवाद नहीं है। वो ये नहीं कहते कि इस सीमा पे ये राजस्थान के जैसलमेर की और पाकिस्तान का एक हिस्सा और है, उसके लिए डिमांड नहीं करते, एक स्पेसिफिक एरिया को लेके डिमांड करते हैं। तो ये जितनी भी रेखाएं ये मुख्यतः इन विद्वानों सॉरी ये ब्रिटिश अधिकारी हैं, इनके मुख्यतः लास्ट सरनेम से या इनके नामों से इनका नाम निर्धारण है। तो राजस्थान और पाकिस्तान वाली यानी भारत और पाकिस्तान वाली जो सीमा है वो किस नाम से है, रेड क्लिफ लाइन, या उसका पूरा नाम क्या रहेगा, सर सिरिल रेड क्लिफ लाइन। और इसको डिक्लेयर माना जाता है वैसे स्वतंत्रता के 2 दिन बाद, यानी 17 अगस्त 1947 फाइनली डिक्लेरेशन इस डेट को हुआ था, स्वतंत्रता के 2 दिन बाद। क्योंकि जब 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर स्वतंत्रता दिवस था और अपने 15 को, उसके नेक्स्ट डे अपने हॉलीडे था 16 को, तो फाइनली अपनी तरफ से जो ठप्पा लगा है वो 17 तारीख को लगा है। तो इसका मीनिंग 17 को ये डिक्लेयर हुई है। तो कई कहते हैं कि इसको पाकिस्तान वाले 14 मान लेते हैं, अपन 15 मान लेते हैं, वो हमारा फ्रीडम डे है। ऐसा थोड़ी ना कि मध्य रात्रि को साइन करने बैठे हैं उसको डिक्लेयर
कि भाई 59 सेकंड पे जैसे ही 1 सेकंड और बढ़ेगी आगे तो सिग्नेचर करेंगे हम। तो मध्य रात्रि के सिग्नेचर नहीं है, ये किसी दिन हुए हुए हैं, और वो दिन कौन सा है? 17 अगस्त। इसके पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ एक अपने गूगल वगैरह पे इन पे हैं भी, जो रेड क्लिफ के जो निर्धारण वाले डॉक्यूमेंट्स, कभी यूं सर्च करके देखोगे इमेज तो दिख भी जाएगा, उनके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन डेट है 17 अगस्त 1947। तो अब एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का अपने को नाम लिखना है, नाम क्या है इसका? सर सिरिल रेड क्लिफ लाइन। व्यक्ति का नाम लिख दीजिए पूरा, सर सिरिल रेड क्लिफ, और आगे लाइन और ऐड कर दीजिए, क्योंकि अपने एक रेखा के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका नेम है सर सिरिल रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए डिक्लेयर डेट, निर्धारण तिथि है स्वतंत्रता 2 दिन बाद, यानी 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947। इसके जो स्टार्टिंग है या शुरुआत है वो कब से है? पूरी राजस्थान में कहाँ से है? तो इसमें एक गंगानगर का स्थान आता है जिसका नाम है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग या शुरुआत वाले में लिख देना हिंदुमल कोट ब्रैकेट में श्री गंगानगर। तो इसका मीनिंग इसको नदन से, लद्दाख की ओर से गुजरात की तरफ माना गया, नदन टू सदन की ओर। तो अपने यहाँ पे भी स्टार्टिंग मानी जाएगी, तो ऊपर वाले जिले गंगानगर की ओर, और इस साइड में लास्ट में आएगा बाड़मेर की ओर। तो बाड़मेर की ओर इसका एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा है? एंडिंग पॉइंट या अंतिम स्थान, तो अंतिम स्थान आता है बाखासर। बाखासर, और बाखासर के साथ बॉर्डर लगता हुआ एक जगह और है साहागढ़। तो ये ज्यादातर आंसर बाखासर को ज्यादा लेना है आंसर, और बाखासर ऑप्शन ना हो तो फिर साहागढ़, क्योंकि ये बाड़मेर में बॉर्डर पे कुछ इस तरीके से है लोकेशन। ये जो लास्ट पॉइंट है ये आता है मुख्यतः इस वाले हिस्से में बाखासर में। बाखासर के साथ बॉर्डर बनाने वाला जो दूसरा स्थान इसके पास में वो कौन सा है? साहागढ़। और इन्हीं दोनों के साथ एक बॉर्डर बनाने वाला एक छोटा गांव और है यहाँ पे, जो बाड़मेर वालों को तो पता है, क्या नाम है? भल गांव। तो ये तीन स्थान है, तीन स्थानों की सीमा एक साथ लगती है। बाखासर पॉइंट, बाखासर वाला ये है जहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है, और फिर इसके साथ सीमा बनाने वाला है साहागढ़। फिर इन दोनों से एक सीमा बनाने वाला कौन सा है? भल विलेज। तो ये तो चर्चाओं में नहीं रहता इतना, क्योंकि डिस्टेंस पे है। लेकिन ये बाखासर के जो नजदीक पड़ता है साहागढ़, तो आजकल कई बुक्स वालों ने तो इसको लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब भी एग्जाम में ये दोनों पॉइंट एक साथ आए तो आंसर क्या लिया गया है? बाखासर। तो इसका मीनिंग ज्यादा ऑथेंटिसिटी किसके इसमें? तो आप बाखासर लिख के उसको राइट टिक कर देना, इन दोनों ही ऑप्शन हो तो इसको आंसर मानना है। और बाई चांस बाखासर नहीं हो तो फिर आंसर किसको लेना है? साहागढ़। आगे ब्रैकेट में लिख देना बाड़मेर। जैसे हिंदुमल कोट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट गंगानगर के पास है, और एंडिंग पॉइंट किसके पास है? बाड़मेर के पास। अब इस सीमा पे पाकिस्तान के स्टेट यानी पाकिस्तान के प्रांत कौन से हैं? तो नेक्स्ट लाइन में लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के राज्य। पाक स्टेट ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के राज्य, पाक स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो हम राजस्थान की अकेले की बात करें और उधर पाकिस्तान अपने सामने कितने लेके बैठा है? 2।
दोनों के दोनों है नदियों के नाम से, एक सिंधु के नाम से, सिंध प्रांत, सिंध स्टेट, एंड सेकंड है पंजाब। दोनों के दोनों नदियों के नाम से। सिंधु में 5 नदियां जो मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंच प्लस आब यानी पंजाब। उनके एरिया को पंजाब कहा जाता है। जो नदियां होती हैं, जैसे 2 नदियां हैं तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? दोआब। आब का मीनिंग क्या होता है? आब का मीनिंग होता है पानी या जल। तो 2 नदियां या 2 जलीय क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब, यानी 2 जलीय क्षेत्रों के बीच का मैदान दोआब। 5 नदियों के बीच का पंच प्लस आब यानी पंजाब। तो आब का मीनिंग होता है पानी, पानी या जलीय क्षेत्र। अब 2 नदियों के बीच में तो नाम क्या देंगे? दोआब। 2 जलीय क्षेत्रों के बीच का मैदान। ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े भी हैं आपने शायद कुछ मैदान, जो रेचनाब, चाजाब, ये नाम पढ़े हैं ना, बिस्ताब, बारियाब। बारियाब किसके बीच में है? व्यास और बिस्ताब, व्यास और सतलज। इन आब के अंदर ही नदियों के नाम होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है अपना पाकिस्तान के जो राज्य हैं, वो दोनों के दोनों हैं नदियों के नाम से। सिंधु के नाम से कौन सा है? सिंध है। और दूसरा है उनका सिंधु में मिलने वाली 5 नदियों के अकॉर्डिंग जो पंजाब है, उस, तो दोनों को लिख दीजिए इसमें 2 स्टेट। अब ये किस तरीके से लगते हैं? तो राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर हम देखें तो एक बार ये बनाना मत, सिर्फ समझिएगा इसको। जैसे ये वाला लास्ट पॉइंट है बाड़मेर, और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? श्री गंगानगर। तो ये हमारी सीमा की स्टार्टिंग या शुरुआत मानते हैं अपन। शुरुआत कौन सा स्थान है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट पार्ट ऑफ श्री गंगानगर। ये श्री गंगानगर का हिस्सा है। और ये जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट, अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु को आपको ध्यान है कि इसमें परफेक्ट आंसर तो क्या रहेगा? बाखासर। बाखासर ऑप्शन ना हो तो फिर सहागढ़। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतिम बिंदु आएगा? बाड़मेर। ये वाला डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है, और इधर ये वाला डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला भी है श्री गंगानगर, लेकिन इधर बाड़मेर है वो राजस्थान का दक्षिणी जिला नहीं है। दक्षिणी जिला तो राजस्थान का बांसवाड़ा है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे दक्षिणी जिला कौन है? बाड़मेर। अब बाड़मेर का पड़ोसी यहाँ पर जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, जैसलमेर। और इधर श्री गंगानगर के नजदीक बीकानेर। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि जो बीच वाले जो डिस्ट्रिक्ट है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि जैसलमेर तो सबसे लंबी सीमा बनाता है और बीकानेर सबसे छोटी सीमा बनाता है। गंगानगर का इंपॉर्टेंस है कि सीमा को स्टार्ट करता है, और बाड़मेर का इंपॉर्टेंस है कि समाप्त करता है। तो चारों जिलों के अपने अपने कार्य हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर को स्टार्ट करने वाला गंगानगर, समाप्त करने वाला, और इसके अंदर सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, सबसे छोटी सीमा। अब चारों जिलों का एक सीक्वेंस आपसे पूछा जाए कि लंबी सीमा से और कम सीमा वाले जिलों के वो बताइए, तो सबसे लंबी सीमा तो, और सबसे छोटी, तो इसका मीनिंग इन 4 में 2 का तो हमें पता है, बीच में जो 2 हैं उनमें से कोई एक का और पता लग जाए। तो जैसलमेर के बाद बड़ा बॉर्डर बाड़मेर का है। जैसलमेर के बाद बड़ा बॉर्डर, जैसलमेर के बाद यानी पहले जैसलमेर, देन लास्ट में कौन है? तो बचा कौन? तो सेकंड लास्ट गंगानगर रहेगा। और सबसे लंबे बॉर्डर है वो जैसलमेर और बाड़मेर के, और सबसे छोटा बॉर्डर। तो इन बीच वाले 2 को याद रखा करो कि सबसे लंबा बॉर्डर जैसलमेर के पास और छोटा बॉर्डर बीकानेर, यानी ये ऑर्डर है इनका, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर के बाद बड़ा बड़ा बॉर्डर है बाड़मेर का। एरिया वाइज बड़ा कौन? जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद जो JBBJ बताया था ना, जो एरिया वाइज सबसे बड़े जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। लेकिन बॉर्डर पे बड़ा कौन? बॉर्डर बड़ा है जैसलमेर का, उसके बाद है बाड़मेर का, उसके बाद गंगानगर। बीकानेर का बॉर्डर सबसे, भले ही बीकानेर जिला कितना भी बड़ा होगा लेकिन उसका बॉर्डर क्या रहेगा? सबसे छोटा। इन 4 डिस्ट्रिक्ट की बात है भी।
अब इसमें अगर देखा जाए तो जैसलमेर का जो बॉर्डर है वो 400 प्लस है, गंगानगर का और बाड़मेर का 200 प्लस 200 प्लस, बीकानेर का 100 प्लस, मतलब 100 के ऊपर है। इसका जो 400 वाला है वो 464, 64, 200 वाला है 228 और 210, 210 और 228 और 168 किलोमीटर। और इन चारों बॉर्डर को ऐड करोगे तो एक टोटल आएगा नीचे 1070 किलोमीटर, 1079 नहीं 70 किलोमीटर। और इसके बिल्कुल अपोजिट है पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा इंडिया का। इसके अपोजिट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक तो इस साइड में आता है पंजाब जो वहां का स्टेट है, और इस साइड में नीचे की ओर आता है सिंध, ये भी पाकिस्तानी स्टेट। तो ये तो है पाक स्टेट, स्टेट यानी प्रांत या राज्य। अब यहाँ पंजाब के यानी पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसके हमारे साथ ही, इस स्टेट के हमारे साथ कितने जिले लगते हैं, तो उनके 3 जिले लगते हैं पंजाब के। सिंध के डबल लगते हैं, सिंध के 6 लगते हैं। जहां हम अकेले राजस्थान की बात कर रहे हैं वहां पाकिस्तान के कितने स्टेट आ रहे हैं, 2। जहां हम एक हैं वो 2 हैं, और जहां हमारे 4 हैं उनके 9 हैं। तो 4 हमारे क्या हैं, जिले, और उनके जिले कितने हैं। इन लगभग मामला डबल का है। जब हम एक हैं तो वो सामने, और हमारे इधर 4 हैं तो वो 8 नहीं, 8 से भी एक ज्यादा ही है, 9। क्योंकि 3 जिले तो इसके हैं, 6 जिले इसके हैं, तो 6 और 3 9 डिस्ट्रिक्ट, जबकि हमारे सिर्फ हैं 4 डिस्ट्रिक्ट। तो पंजाब में जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो बै से ही स्टार्ट होगा, इधर बहावल के नाम से। फिर किसके नाम से सेकंड है, उसका नाम भी यही है, बहावल। अब इस सेकंड वाला ये मेन डिस्ट्रिक्ट यही था पहले, बहावलपुर। बहावलपुर से उन्होंने ऊपर वाला अलग कर दिया बहावल के नाम से। और फिर देखा कि हिंदुस्तान वालों ने इधर ही इन्होंने क्या लगा रखा है, गंगा नगर के, अपन भी बावल के आगे वही लगाएंगे। तो इन्होंने ऊपर वाले बावल के आगे क्या लगाया, बावल नगर। और ये अलग किससे हुआ था, बावलपुर से। तो बावल नाम के वहां 2 पर हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो बावलपुर है और एक उससे अलग हुआ बावल नगर है। तो नगर की अपने सामने वाले के सामने रखना है, गंगानगर के सामने उनका नगर कौन सा है, बावल नगर। और एक रहीम के नाम से रहीमपुर भी कहते हैं, जिसको रहीम यार खानपुर भी कहते हैं। रहीम यारपुर ये भी बोला जाता है, रहीम यार खानपुर भी बोला जाता है, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको रहीमपुर। और इसके बाद में यानी ये 2-3 नाम है, एक तो पंजाब में बै वाले बहावल एंड बहावल, बहावल नगर और बहावलपुर। और फिर एक याद रखना है रहीम यार खानपुर। वैसे भी हम कहते हैं राम रहीम एक है, तो इधर राम है, रामगढ़ है ना जैसलमेर में, तो इधर रामगढ़ है तो उनके सामने रहीम है। फिर सिंध वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऊपर की ओर जो एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है वो है घोटकी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, घोटकी है, घोटा नहीं है, घोटकी है। ठीक है, घोटकी है उनके पास, घोटा तो अपने इधर हनुमान जी के पास है। तो हर बार अपनी काम करते हैं उनका, उनके पास क्या है, और अपने वालों के पास क्या है, घोटा। और शुक्र है उनके पास घोटकी है, शुक्र है उनके पास है। तो उनका दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सुकुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सुकुर। खैर उनके पास संघ भी नहीं है, खैर उनके पास संघ भी नहीं है। संघ भी कहाँ है, भारत में। उनके पास तो संगर है, संघ भारत में और संगर इनके पास। तो खैर से याद रखिए, खैरपुर। और उम्र निकल गई है उनको थार को पार करते करते, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो थार पार कर। तो ये उम्र से याद रखना, उमरकोट, जिसको जनरली कई बुक्स लिखते हैं ना अमरकोट, अमरकोट नहीं उमरकोट, उमरकोट और थार पार कर। तो ये गोटा नहीं है और शुक्र है, गोटा नहीं है, खैर उनके पास है। संग भी नहीं है, संगर है। और उमरकोट और थार पारकर। थार पारकर अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाई जाने वाली एक काउ ब्रीड गाय की नस्ल भी है, और ये गाय की नस्ल पाकिस्तान के थार पारकर एरिया की है। लेकिन अपनी दुश्मनी इतनी कटर है कि हमने थार पारकर गाय की नस्ल की उत्पत्ति हमारा मालानी मान लिया।
ये कोई पाकिस्तान की नहीं है, ये अपने बाड़मेर मालानी की नस्ल है, जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के थार पारकर एरिया की। क्योंकि भाई देशों की दुश्मनियां अलग हैं, उसके लिए भूगोल नहीं बिगाड़ी जा सकती। तो इसका मीनिंग है थार पारकर का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान का थार पारकर एरिया ही है, वो फेमस है। जबकि अपने यहाँ जो बुक्स हैं उन्होंने धीरे धीरे क्या मानना स्टार्ट कर दिया है कि मालानी बाड़मेर इसका उत्पत्ति स्थल। कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं वो तो लिखती हैं कि पाकिस्तान के थार पारकर, तो वहां थार पारकर नाम का जिला भी बना दिया उन्होंने। अब ये जो जिले हैं संगर, उमरकोट, थार पारकर, ये सारे उनका एक जिला हुआ करता था पहले यहाँ, मीरपुर। अब मीरपुर का जो मुख्य हिस्सा है वो तो टूट के इधर चला गया, बॉर्डर पे नहीं है मीरपुर, वरना पहले था मीरपुर, खैरपुर, रहीमपुर, भावलपुर। पहले अपने भी चार थे और पाकिस्तान के भी चार, और पाकिस्तान वाले सारे जो थे वो पूरे 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 और पूरी थे। अब उनमें से नए जिले यानी रहीमपुर है ये गायब हो गया, उसकी जगह आ गए हैं संगर, उमरकोट और थार पारकर। तो रहीम ये जो मीरपुर है ये वर्तमान में सीमा नहीं बनाता। तो ये कुछ लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आरएस मेंस वगैरह में तो नहीं आते, ये सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं। अब या इसके लिए या तो पाकिस्तान के जो 9 बाउंड्री के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं उनको याद कर लो, या इनको याद करने की इच्छा नहीं है तो बाकी वो याद कर लो। पाकिस्तान के 200-250 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा नहीं बनाते, कि सर ये नहीं बनाती, ये हमने याद कर लिए। तो जिसको ये है कि कुछ तूफानी करते हैं वो तो वो करना, और जिनको लगता है कि भाई सामान्य याद करते हैं वो सामान्य वाले ये नो याद करना। तो पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे साथ? पंजाब के 3, और सिंध के, और पाकिस्तान के कितने जिले? 9, और हमारे वाले। तो जब हम एक हैं यानी राज्य, तो वो पंजाब और सिंध, ये स्टेट की बात है। और जब हम 4 हैं तो वो 9 हैं, हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनके 9। उनके पंजाब के कितने हैं? पंजाब बै शब्द से आएंगे 2, तो भावल एंड भावल, ऊपर वाला भावल, जैसे हमारी गंगानगर है तो उनके भावल नगर है, फिर भावलपुर है, फिर अपने राम है तो उनके उनके रहीम है, रहीम यार खानपुर। फिर उनके पास अपने पास गोटा है, उनके पास है, और शुक्र है उनके पास घोटकी है, तो घोटकी और शुक्र डिस्ट्रिक्ट। खैर उनके पास संघ भी नहीं है, संघर है, तो खैर से खैरपुर, और संघ की जगह संघर। और उमर निकल गई है थार को पार करते करते, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, तो उमर से उमरकोट और थार पारकर से थार पारकर। डायग्राम बना, भाई ज्योग्राफी सीख रही है तो अंतिम रूप से डायग्राम बनाने पड़ेंगे आप। जिसको लगता है देख के याद हो रहे हैं तो देख के याद कर लो। जैसलमेर अप्रोक्सीमेट 69.5 वाला है, वो बिल्कुल नजदीक है उसके, तो जैसलमेर से ऐसे 78 डिग्री 17 मिनट है, तो उसमें 17 मिनट को स्किप करके अगर 78 डिग्री को दिया जाए तो उसका आंसर भी धौलपुर ही रहेगा, तो वो सेम उसी डिस्ट्रिक्ट में है। बीच वाले नहीं पूछेंगे, बीच वाले सिर्फ एक ही एग्जाम है जिसमें पूछ सकते हैं, वो जेल प्रहरी है। जेल प्रहरी वाले बताए थे ना मैंने क्वेश्चन, नहीं बताए क्या? अभी बताएंगे। क्या चीज? क्या चीज? रेड क्लिफ रेखा? रेड क्लिफ रेखा प्राकृतिक है या कृत्रिम है? कृत्रिम है, बनाई गई है। कृत्रिम और अध्यारोपित, इम्प्लीमेंटेड है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्या है? नेचुरल बॉर्डर है, प्राकृतिक है, हिमालय और नदियों से निर्धारित है। जबकि सॉरी, भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान का बनाया गया बॉर्डर है, तारबंदी है। इसका मीनिंग नेचुरली नहीं है, तारबंदी की गई है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम बॉर्डर है। कौन सा?
अच्छा सॉरी, प्लीज लिखा बोल दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। वोट की में डबल क्या ही करना है इसमें। टुकरू डिस्ट्रिक्ट, खैरपुर, संगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट, थार पारकर। रहीम यारपुर या रहीम यार खान। बहावल नगर और बहावलपुर। यानी इनके जनरली 2-3 बार रीडिंग कर लेना, ताकि कम से कम अपने को आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑप्शन में से देख के निकालने होते हैं, तो इजीली निकाल लोगे आप। क्या चीज? हाँ 228। बाड़मेर है 228, 200 प्लस पे है। 200 प्लस पे कितना? 28। श्री गंगानगर 200 पे प्लस कितना? 10। और 400 पे प्लस है वो 64। तो एक डेटा 400 वाला, दो है उसके हाफ पे यानी 200 प्लस 200 पर, और एक है 100 पर। तो 100 वाला प्लस पे कितना है? 68, 168। 200 पे दो है, 228 पे और 10 पे, 228 और 210। एक 400 पे 464। तो ये याद रखो, एक 400 वाला है, दो 200 वाले हैं, और एक 100 वाला है। तो 100 वाला है वो 68 पे, 168। तो डेटाज आपको याद नहीं करने, डेटा से सिर्फ ये अनुमान लगाना है कि अपने को इसमें बड़ा बॉर्डर किसका है। तो इससे अनुमान लग जाएगा कि ये बड़ा बॉर्डर है, ये सबसे छोटा बॉर्डर है। जैसलमेर का बॉर्डर सबसे बड़ा, बीकानेर का सबसे छोटा बॉर्डर है। फिर सीक्वेंस में पूछा जाए बड़े से छोटे की ओर, तो जैसलमेर के बाद बड़ा बॉर्डर बाड़मेर, तो फिर एक बचा गंगानगर, और लास्ट में बीकानेर। या सबसे छोटे से और बड़े की ओर पूछा जाए तो पहले बीकानेर आ जाएगा और लास्ट में जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ रहेगा बाड़मेर, और उधर बीकानेर के साथ गंगानगर। तो वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। डायरेक्शन वाला सीक्वेंस आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे उत्तर से दक्षिण में जिलों का क्रम बताइए, तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो उत्तर में तो स्टार्टिंग करता हुआ आएगा गंगानगर, और लास्ट में कौन आएगा? बाड़मेर। और बाड़मेर के नजदीक कौन है? जैसलमेर। और गंगानगर के नजदीक, तो नदन टू सदन की ओर सीक्वेंस पूछे तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये शायद पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, ये निकाले हैं, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स को लेकर पूछा है। क्वेश्चन ये है कि 70 डिग्री है वो देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो शायद हो सकता है मैं नहीं बताया हो, 69.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये जहां से गुजरता है उसके बिल्कुल नजदीक से गुजरता है 70 भी।
सिर्फ कुछ एक 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 50 किलोमीटर में जिला चेंज नहीं होगा क्योंकि जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है। तो इसका मीनिंग जो 70 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, इसका आंसर भी वही रहेगा जो इसका है। तो ये जैसलमेर में है, तो 70 डिग्री भी कहाँ पर होगा? जैसलमेर। ये थोड़ा सा राउंड फिगर पूछ लिया इसका। और 60 डिग्री 69 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अगर पूछ लेते हैं तो एक डी ऑप्शन होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीन ऑप्शन तो होते हैं राजस्थान के जिलों के, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और एक होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69.5 पे राजस्थान की स्टार्टिंग होती है, तो इसका मतलब राजस्थान अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और एक लास्ट में यहाँ पर आता है 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इसमें जो धौलपुर है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है कि यहाँ 78 डिग्री अगर क्वेश्चन दिया जाए तो 78 डिग्री में भी आंसर सेम वही रहेगा, धौलपुर। तो एक तो ये ध्यान रखना, इनके जो राउंड फिगर आंसर है दोनों ही तरफ वो सेम ही आंसर होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कई बार इंप्लीमेंट कर देता है, 69.5 नहीं पूछ के 70 पूछ लेता है, और उधर 78 डिग्री 17 मिनट नहीं पूछे, उससे अगर आगे निकल गया तब रास्ता नहीं है फिर। लेकिन उसको राउंड फिगर 78 में दे दिया, यानी इधर वाला डेटा दे दिया, तो फिर सेम ही डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। तो इधर 78 धौलपुर में है और इधर 70 भी जैसलमेर में। ये जैसलमेर में है तो ये भी जैसलमेर। जैसे यहाँ राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये कितना है? 23 डिग्री और 3 मिनट। अगर 23 डिग्री दे दिया गया तो 23 डिग्री राजस्थान में फिर नहीं है, हम तो थोड़े से बाद में स्टार्ट होते हैं, 23 3 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन 23 3 दे दिया है तो 23 3 भी लगभग बांसवाड़ा में है, लेकिन वो हमें पता है कि वो बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर भी आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस साइड में जो गंगानगर वाला पार्ट है ये कितना है? 23 डिग्री 12 मिनट। तो ये बिल्कुल गंगानगर वाला, और इस पार्ट को थोड़ा सा अगर नीचे कर दिया जाए तो दो जिलों से गुजरेगी फिर, गंगानगर और क्योंकि इनका बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है एक दूसरे के। जैसे नीचे वाले दो से गुजरती है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वैसे ये गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर से सामने वाला हिस्सा जो अलग हुआ है जी और एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो अभी चल रहे थे अपन इंटरनेशनल बॉर्डर वाले पार्ट में। तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला लगभग पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अभी इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो चार जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों जिलों में से सबके अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय किसी भी जिले का वो हिस्सा होता है जहां डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जिला कलेक्टर बैठते हैं। तो चारों जिलों के अंदर जो जिला कलेक्टर बैठते हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन से जिले के बैठते हैं? गंगानगर के जिला कलेक्टर सबसे नजदीक बैठते हैं। और इन चार में सबसे दूर किसके जिला कलेक्टर हैं? बीकानेर। और राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे दूर जिला कलेक्टर कौन से बैठते हैं? धौलपुर। तो वो बॉर्डर पे नहीं है, उसमें से आंसर मानेंगे धौलपुर। और ऑन बॉर्डर फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, और सीमा से दूर सबसे से का मीनिंग समझ में आ गया? हिंदी में आपादान कारक होता है, से का मीनिंग होता है अलग हटकर बताइए। जैसे हाथ से गिरा, छत से गिरा, से का मीनिंग होता है अलग हटना। तो सीमा से दूर यानी फारदेस्ट फ्रॉम बाउंड्री, तो सीमा से दूर कौन है? जो मोस्ट ईस्टर्न होगा वो सबसे दूर होगा। और सीमा पर दूर कौन है? इसका मीनिंग ऑन बाउंड्री फारदेस्ट कौन है? तो इसका मीनिंग ऑन बाउंड्री आ जाए। इसका मीनिंग सीमा पर अगर दूर बताना हो तो बीकानेर, और सीमा से दूर बताना हो तो ऑन बाउंड्री फारदेस्ट बीकानेर, एंड फ्रॉम बाउंड्री फारदेस्ट धौलपुर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक तो ऑन बाउंड्री का मीनिंग है सीमा पर दूर बताइए, इन चार में से ही दूर बताना है, तो आंसर रहेगा बीकानेर। और एक राजस्थान के वास्तव में सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वेस्ट का बिल्कुल अपोजिट जो होगा, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट यानी धौलपुर, वो सबसे दूर होगा। तो ये कुछ एक विशेष पॉइंट हैं, तो इनके बारे में लास्ट में नोट में लिख दीजिएगा। पॉइंट फर्स्ट, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर वाले पॉइंट में लिखिएगा, श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय। निकटतम जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर।
Sri Ganganagar is the nearest district headquarter on international border. Sri Ganganagar अंडरलाइन करके आगे लिख दीजिए. Is the nearest district headquarter on international border. श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय. अब सीमा पर निकटतम तो गंगानगर आ गया, इसका अपोजिट सर्वाधिक दूर कौन है सीमा पर? बीकानेर. तो नेक्स्ट वाली लाइन में अपोजिट लिखना है इसका. बीकानेर इज द फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर. बीकानेर अंडरलाइन करके लिखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय. बीकानेर is the farthest district headquarter on international boundary. बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दूर जिला मुख्यालय लिख दो. फिर लास्ट है धौलपुर. तो धौलपुर और बीकानेर वाले स्टेटमेंट में सिर्फ एक शब्द का फर्क रहेगा. वहां लिखा था ऑन बाउंड्री, यहां लिखना फ्रॉम बाउंड्री. वहां लिखा था सीमा पर और यहां लिखना सीमा से. सीमा पर दूर कौन था? बीकानेर, यानी ऑन बाउंड्री फारदेस्ट है बीकानेर और फ्रॉम बाउंड्री फारदेस्ट है धौलपुर. तो इन शब्दों को अंडरलाइन कर दीजिएगा, पर और से. का संदर्भ होता है अलग हटकर, यानी सीमा पर की बात नहीं हो रही, वास्तव में जो दूर है वो बताना है. तो धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय. धौलपुर इज द फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री. बीकानेर में लिखा था ना द फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री. ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री यानी सीमा पर दूर, और एक फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री यानी सीमा से दूर. तो इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में लगभग जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इन्हीं में से जनरली क्वेश्चन इंप्लीमेंट होता है. और एग्जामिनर को यह है कि इनसे गलत करवाना है तो वो गलत आपसे करवाएगा. तो फिर वो लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार के चेंजेस करेगा जिससे अपने को एक कम से कम एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आएगा, वहां से निकलते ही धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कुछ एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर है. जैसे कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ कि इनका सब का मीनिंग आप यही पढ़ें कि ये राजस्थान के संदर्भ में ही लिखे हुए. तो इतनी जगह नहीं है, बार बार राजस्थान नहीं लिखा जाएगा तो राजस्थान ये मानेगा कि सब में लिखा हुआ है. तो राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 जिले स्थित. राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो राजस्थान की कुल सीमा का अप्रोक्सीमेट 18% हिस्सा है. तो जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो वास्तव में 18% ही है. रेड क्लिफ है. राजस्थान की अगर सीमा को पूरा 100% माना जाए तो 100% में से लगभग जो 5,920 किलोमीटर है तो उसका 10% कितना होता है? 10% होता है लगभग 600 के आसपास. तो लगभग ये जो 1100 के आसपास डेटा है 1070, ये कितना परसेंट है? अप्रोक्सीमेट 18%. तो ये तो एग्जाम में लगभग इतना तो निकाल ही लेंगे परसेंटेज. मैथ्स है ना आप लोगों के, थोड़ी बहुत तो होगी ना. सिलेबस में है आपके, तो सिलेबस में कम से कम एक परसेंटेज निकालने वाला तो काफी इजी पार्ट होता है जो अपन लगभग निकाल लेते हैं. भाई डिजिट अपने सामने लिखे हुए उससे ही निकाल लेंगे अपन. तो 5,920 है, इसका 10% बताओ तो 10% यहाँ पॉइंट लगा दो, ये 10% है. 1% बताओ तो 1% होगा 59.20. तो ये 10 और 1% तो निकालना बहुत आसान होता है. और ये अगर 10% है 592 यानी लगभग 600, तो लगभग 1200 किलोमीटर कितना रहेगा? 20%. तो क्या हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर 1200 है क्या? 1070, लगभग 1100 के आसपास है. तो उसमें से वो जो 1% हो रहा था ना 59, तो 2% कितना होगा? 120. तो 1200 में से लगभग 120-30 कम पड़ रहा है.
तो इसका मीनिंग ये डेटा आएगा लगभग 18%, 17.50 से ऊपर रहेगा। राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेट हम क्या मानेंगे? तो ये आप ध्यान रखना, जो रेड क्लिफ की जो वैल्यू है 1070 किलोमीटर की, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी है? 18%, 18%। इसका मीनिंग 82% बॉर्डर कौन सा है? इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय सीमा 82%। तो राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर यानी रेड क्लिफ है, वो 18% हिस्सा है राजस्थान की टोटल बाउंड्री का। एक है कि इस पे जो अंतिम स्थान है इंटरनेशनल बॉर्डर का, राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर का अंतिम स्थान सहागढ़ बल्ज क्षेत्र है। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला श्री गंगानगर है। तो ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो ठीक है? क्वेश्चन बता दिया ना, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो ठीक? भाई आज क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, सारे स्टेटमेंट है और आंसर फॉर्मेट ये है। तो ए आंसर, ये पॉइंट 1, 2 और 3 ये तीनों ठीक है। बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। किस तरीके से? राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के 2 जिले नहीं है। ये फैक्ट तो 2 तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेट होता तो ठीक होता। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो इसका ये क्या रहेगा? गलत रहेगा। 2 स्टेट हैं पाकिस्तान की, तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है गलत। तो जहां जहां फर्स्ट है वो सब गलत होंगे। तो अब सही होने की पॉसिबिलिटी किसकी है? या तो इसके सी की या फिर डी की। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, ये तो मैंने बताया है ऑलरेडी, आपको चल के ही बता दिया था। और ये तो मेरे हिसाब से वैसे भी ठीक है, 2 तो सब में लिखा हुआ ना ठीक। तो ये तो नहीं पता होगा तो भी ठीक है, तो इसको तो पता करने की जरूरत भी नहीं थी कि 2 जहां है वो अपने आप ठीक है। फिर है अंतिम स्थान सहागढ़, जो सहागढ़ बल्ज है, तो वहां पे सहागढ़ के आगे बल्ज लिखवाया क्या मैंने? तो इसका मीनिंग वो सहागढ़ सिर्फ सहागढ़ है। तो सहागढ़ दिया हुआ होता तो ठीक रहता। सहागढ़ बल्ज एक जगह है जैसलमेर में। जो अपने इंडिया के अंदर जब चीता शिफ्ट होने थे, तो उसमें से अलग अलग जिलों के अंदर जो बेस्ट लोकेशन है वो बताई गई थी रणजीत सिंह एंड कमेटी के द्वारा। तो जिसमें सबसे बेस्ट लोकेशन थी वो मध्य प्रदेश का कुनो था। तो उस कुनो में शिफ्ट किए गए। राजस्थान में सबसे बेस्ट साइट क्या थी? सहागढ़ बल्ज, जो कि जैसलमेर में है। तो कई बार ये लगेगा डाडी वाले ने आधा ही बताया था, आज आया ना पूरा नाम सहागढ़ बल्ज। तो कईयों को लगेगा कि ये बिल्कुल सही नाम आया है आज। तो इसका मैंने, ये नाम सही नहीं आया, वो सहागढ़ है, वो मैंने पूरा ही लिखवाया है, सहागढ़ बल्ज जैसलमेर में है। इस कारण ये स्टेटमेंट गलत होगा। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे छोटा जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। क्योंकि राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं? राजस्थान के बड़े जिले हैं जे, बी और जे। जैसलमेर बड़ा जिला है, बीकानेर बड़ा जिला है, बाड़मेर बड़ा जिला है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे 3 बड़े जिले हैं और गंगानगर क्या एक छोटा जिला। तो यहाँ बाउंड्री की बात नहीं हुई, जबकि अपने दिमाग में सिर्फ एग्जाम में क्या चल रहा होता है? बाउंड्री वाला चल रहा होता है कि बीकानेर की बाउंड्री छोटी है। तो बाउंड्री सच में बीकानेर की छोटी है, वहां गंगानगर की बाउंड्री बड़ी है। लेकिन बीकानेर जिला छोटा नहीं है, बीकानेर जिला बड़ा है। तो यहाँ दिया हुआ था इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला गंगानगर ही है वहां पर। और सबसे बड़ा जिला और सबसे बड़ी बाउंड्री सेम है।
तो बड़ा बॉर्डर भी है जैसलमेर के पास, और जैसलमेर एक बड़ा जिला भी है। तो इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये वाले जो सेकंड और फोर्थ वाले, ये आंसर ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में सारी जानकारी होती है लेकिन फिर भी आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बाकी करेंगे अपन कल। थैंक यू।